अगर पेड़ बोल सकते तो शायद वो रोते, अगर नदियां चल सकती तो शायद वो बहते बहते इंसानों से बचकर कहीं दूर निकल जाती। लेकिन ना पेड़ बोलते हैं ना नदियां भाग पाती हैं, इसलिए हम उन्हें काटते जा रहे हैं और गंदा करते जा रहे हैं, और फिर हर साल 5 जून को थोड़ी देर के लिए पर्यावरण दिवस मना लेते हैं। क्या सच में है इतना ही काफी है? नमस्कार, मैं हूं निपुण भार्गव और आप देख रहे हैं पर्यावरण दिवस पर बात आज की चैनल की खास रिपोर्ट। दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल इस दिन हम जागरूकता फैलाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? आइए आज आपको भारत के कुछ आंकड़े बताता हूं, जिससे कि आपको पता चले कि हम अपने देश, अपने पर्यावरण, अपनी नदियों को कितना दूषित कर चुके हैं। कहने को तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन पर्यावरण के मोर्चे पर बेहद चिंताजनक स्थिति में है। 2023 की ग्लोबल कार्बन एटलस की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। कार्बन एमिशन से वायु में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है और क्लाइमेट चेंज होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हीट वेव, बाढ़, सूखा और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। ये जो आप आजकल बिन मौसम की बरसात और गर्मी का इतनी तेजी से बढ़ना देख रहे हैं, ये इसी के कारण हो रहा है। इसके अलावा WHO की 2023 में आई ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 132 शहर ऐसे हैं जहां की हवा WHO के मानकों से ज्यादा प्रदूषित हो पाई गई है। इतना ही नहीं, लैंसेट कमीशन ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ ने तो ये तक बताया है कि भारत में हर साल लगभग 12 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती है। CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट की माने तो कई बड़ी और मुख्य नदियां अब गंदगी और प्रदूषण का शिकार बन चुकी हैं। भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट और कचरा डाले जाने के कारण ये सभी नदियां इतनी दयनीय स्थिति में हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी रिपोर्ट में प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को विश्व के टॉप उपभोक्ताओं में से एक बताया गया, जहां हर मिनट लगभग 26,000 टन प्लास्टिक उत्पन्न होता है। यहाँ सबसे बड़ी चिंता वाली बात जो है वो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत तीसरे नंबर पर है दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जकों में, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। 2023 की ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कहती है। मुख्य रूप से कोयला जलाने वाले बिजली घर, बढ़ता ट्रैफिक और औद्योगिक क्षेत्र इसके कारण बताए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले 20-30 वर्षों में भारत का मौसम अत्यधिक गर्म, असंतुलित और जानलेवा हो सकता है, और जिसे हम महसूस कर भी रहे हैं। जहां तापमान कभी 42 से 43 डिग्री के ऊपर नहीं जाता था, आज 48, 49 और कहीं कहीं तो 50 डिग्री तक जा रहा है। अब थोड़ी बात हम अपने शहर अजमेर की भी कर लेते हैं। यहाँ कभी झीलें और हरियाली ही शहर की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब वही झीलें गंदगी और सूखे का शिकार हो रही हैं। हमारा शहर गर्म होता जा रहा है, हरियाली घट रही है, और जहाँ पेड़ थे वहाँ कंक्रीट का बोलबाला है। आना सागर झील की तो ये स्थिति कर दी गई है कि एक 15 मिनट की बारिश में ही उसका पानी ओवरफ्लो हो जाता है। अवैध निर्माणों के कारण उसकी सीमा को कई गुना छोटा कर दिया गया है। हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी जी ने 10 साल पहले नसीरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने करीब 70 साल पहले के आना सागर का विवरण दिया है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। सन 55 में मेरे पिताजी यहाँ पर पोस्ट हुए एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द दरगाह। वो होम मिनिस्ट्री के डेप्यूटेशन पर थे। तो सन 55 में पहली दफा मेरा अजमेर आना हुआ। मैं 6 साल का था, और शायद पहली चीज जो अजमेर में हमने देखी थी दरगाह के बाद, वो था आना सागर। तो उस वक्त आना सागर को जब मैं देखता था, ऐसा लगता था कि ये कभी खत्म ही नहीं होता। ये सागर इतना बड़ा है, ये समुंदर है क्या, मैं समझता था। उन पहाड़ों के पार क्या है, एक रिडल थी हमारे लिए। और हम 3 भाई अक्सर एक इमेजिनरी गेम खेला करते थे कि हम इमेजिन करो कि हम वहाँ हैं और ये हिमालय है और हम इससे पार करके जाएंगे तो इसके पीछे क्या मिलेगा। इस तरह के हम लोग खेल खेला करते थे। एक मकान का नामो निशान नहीं था कहीं भी। आबादी तो बढ़ ही रही है, इसका तो कोई इलाज हमारी सरकार ने कभी किया ही नहीं, और ना हमने खुद अपनी जिम्मेदारी समझी है। जब आबादी बढ़ेगी तो लोगों को रहने की जगह भी चाहिए।
बहाव के साथ जो कुछ अंदर आ रहा है आना सागर में, उसके बारे में जिक्र ना ही किया जाए तो अच्छा है। और बताया जाता है कि कुछ बरसों पहले इतनी वाहियात बदबू हो गई थी यहाँ पे कि लोग यहाँ इसके नज़दीक आने से घबराते थे। इसका इलाज क्या है ये तो खुद मुझे भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ और यही बात मैं आप लोगों के ज़रिए अजमेर के वासियों को पहुँचाना चाहूँगा। मैं कोई बहुत बड़ा पर्यावरण का रक्षक नहीं हूँ, मैं कोई एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हूँ जिसका दिल अजमेर में है। अगर हमें शुरुआत करनी है तो ये हमें बाकी दूर की बातें भूल जानी चाहिए कि नाग पहाड़ के पेड़ सारे कहाँ गए, उसकी बात बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो इमीडिएट चीज़ है उसको तो हम संभालें, हम अपनी जिम्मेदारी इसको समझें। सर्किट हाउस के पास में खड़ा हुआ था जहां से आना सागर दिखता है, और उस पूरे ढलान पर सिवाय प्लास्टिक की थैलियों के मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था। अब प्लास्टिक, अब वो हर एक थैली एक एक फेंकी है हर एक इंसान ने। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ मेरी वजह से गंदगी हुई है, लेकिन एक थैली हर एक इंसान हर रोज वहां पे फेंके तो कितनी थैलियां इकट्ठी हो जाएंगी। और प्लास्टिक तो ऐसी जालिम चीज है जो 1 करोड़ साल के बाद भी डिसॉल्व नहीं होती धरती के अंदर। तो कहीं पर मेरे ख्याल से अजमेर के वासियों को खुद ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ये नज़ारा नहीं देखना चाहते 20 साल के बाद कि जहां जहां पानी है उस सब पे इमारतें बनी हों, मेरे ख्याल से मेरा तो दिल टूट जाएगा अगर ऐसी नौबत आई। मैं अपने भाइयों के साथ सोचता था कि इस झील के उस पार क्या होगा। इतना बड़ा दायरा था आना सागर झील का। इससे आप समझ सकते हैं कि आना सागर और अजमेर का पर्यावरण क्या था और अब क्या हो गया है। और ये रिपोर्ट तो 10 साल पुरानी है। इन 10 सालों में शहर का जो हाल हुआ है वो आपसे छिपा नहीं है। आज के दौर में जागरूकता फैलाना आसान है। सोशल मीडिया पर हम सेव एनवायरनमेंट, गो ग्रीन, सेव अर्थ, सेव लाइफ जैसे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन असली सवाल है क्या हमने अपनी आदतें बदली हैं? क्या हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करते हैं? क्या हम पानी और बिजली को बचाते हैं? क्या हमने बच्चों को पर्यावरण की जिम्मेदारी सिखाई है? अगर जवाब ना है तो सिर्फ एक दिन पर्यावरण दिवस मनाना काफी नहीं होगा। यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि पर्यावरण बचाने के लिए बहुत बड़े अभियान की जरूरत नहीं है, बस रोज की छोटी छोटी आदतों में बदलाव करना है। हर साल केवल एक ही पेड़ लगाइए, लेकिन उसे जिंदा रखिए, उसकी देख रेख करिए। दूसरा, प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के बैग का इस्तेमाल करिए। पानी और बिजली को जरूरत से ज्यादा खर्च मत करिए। बच्चों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाइए। गंदगी फैलाना और कचरे को झीलों या नदियों में फेंकने से रोकिए। अपने आसपास लोगों को जागरूक करें। सोशल मीडिया से ज्यादा जमीन पर काम करें। दोस्तों, धरती हमें रोज हवा देती है, पानी देती है, जीवन देती है। जरा सोचिए, बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं? क्या हम उसे बचा पाएंगे? क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को एक जिंदा और हरा भरा ग्रह दे पाएंगे? इन सभी प्रश्नों पर सोचेगा जरूर। धन्यवाद।